शरीर ही नहीं, दिमाग पर भी हो रहा है असर। डायबिटीज और हाई बीपी ने बढ़ाया कोरोना से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। रिकवरी के बाद कोरोना के साइड इफेक्ट्स, वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर विशेष कार्यक्रम। ब्रेन स्ट्रोक, कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061 केवल दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि धान की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उससे भी आप अपनी कमाई में इजाफा कर सकते हैं। तो किस तरह से आप धान की सीधी बिजाई करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। धान हमारे यहाँ बोई जाने वाली दूसरी सबसे लोकप्रिय फसल है। खरीफ सीजन 2021-22 में भारत में करीब 409.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाई गई है। हमारे देश में सामान्य तौर पर धान की फसल लगाने के लिए पारंपरिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले धान की नर्सरी तैयार की जाती है और जब नर्सरी में पौध तैयार हो जाती है तो तैयार खेत में उन पौधों की रोपाई की जाती है। इस विधि में समय, संसाधन और खर्च ज्यादा आता है, इसीलिए विशेषज्ञों ने धान की सीधी बिजाई पर अनुसंधान किए और पाया कि सीधी बिजाई से लागत में कमी तो आती ही है, साथ ही पैदावार भी ज्यादा मिलती है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, प्रभारी बीज उत्पादन इकाई पूसा संस्थान। इस समय हम जहां खड़े हैं वो प्रक्षेत्र है जो बीज उत्पादन का प्रक्षेत्र है, और उसमें आज हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों से कि धान की सीधी बुआई के लाभ और उसके परिणाम। तो आज हम जहां खड़े हुए हैं वो जो फसल लगी हुई है उसमें पूसा सांभा 1850 के नाम से जानी जाती है, वो किस्म है और ये लंबी अवधि की किस्म है और इसको हमने सीधी बुआई में बोया है और साथ में तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमने इसको ट्रांसप्लांटर राइस से रोपाई विधि से भी दिखाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे कि मानना है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए
और वो आय दोगुनी तभी हो सकती है जब उपज पैदा हो और लागत कम आए। तो उसी का ये प्रयास है कि इसमें अगर हम जो शुरुआती दौर में धान में रोपाई के समय पौध तैयार करने के लिए और जो अन्य खर्चे आते हैं उनसे बचाव के लिए अगर हम सीधी बुआई करें तो उससे काफ़ी हद तक हमारी कीमतें बच जाती हैं और जो इनपुट लागत होती है, जो लागत होती है, उसका व्यय कम आता है और उपज अच्छी हो जाती है। इसमें किसान भाइयों को जैसे ये फसल दिखाई दे रही है, इस फसल को हमने जून के प्रथम सप्ताह में बोया और जब इसकी बुवाई की तो हमने खेत को अच्छे तरीके से तैयार किया, समतल किया, जिससे कि पानी का रुकाव वगैरह ना हो। और जब खेत में नमी थी, बढ़िया ढंग से जुताई के उपरांत इसको हमने ड्रिल से बोया है और जब ड्रिल से बोया है तो इसकी ड्रिल को इस ढंग से व्यवस्थित किया है कि दाने बराबर गिरें और जिससे कि इसकी दूरी बिल्कुल सही आए। और बुवाई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर हमने इसमें पेंडामिथ्रिन का स्प्रे कर दिया, जिससे कि खरपतवार आने वाले कुछ समय तक ना प्रकोप कर पाएँ और तब तक हमारी फसल का जमाव पूरा हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें हल्की सी सिंचाई की, बराबर पानी देते रहे। ये सीधी बुवाई में सबसे बड़ी बात है कि पानी की कम आवश्यकता होती है और पैदावार अच्छी होती है। खरपतवार की थोड़ी समस्या शुरुआती दौर में होती है, लेकिन अगर हम सही ढंग से खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल करें तो वो समस्या नहीं आती है। कभी कभी क्या होता है कि जब मशीन से बोते हैं तो उसकी पॉपुलेशन जो धान की होनी चाहिए उसमें कहीं कहीं फ़र्क पड़ता है, तो उसको हम बाद में उसको ठीक कर लेते हैं। जैसे कि रोपाई के समय भी कई बार करना पड़ता है, तो हम उस तरीके से कर लेते हैं। और इसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब इसमें हम एक नामनी गोल्ड के नाम से आता है उसका हम स्प्रे कर देते हैं। और इस विधि से आप देख रहे हैं, इस विधि से कम पानी की बचत होती है और कम पानी में इसका अच्छा पैदावार होती है। जब आप इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि सीधी बुआई की विधि में कम से कम 3500 रुपये का हमको सीधा लाभ होता है। अगर उसकी हम बात करें पौधशाला से वहाँ तक के प्रबंधन की, वो तो हमारा बची जाता है और इसके अलावा हमारा इसमें भी लाभ होता है। अगर हम किसान की लागत की बात करें, अगर कम करने की बात करें और आमदनी को बढ़ाने की बात करें, तो आने वाले समय में हमको कई टेक्नोलॉजी का समावेश करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी कास्ट कम हो और उत्पादन अत्यधिक हो। जैसे कि संस्थान ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जिसको हर्बिसाइड टॉलरेंट कहते हैं। और हर्बिसाइड टॉलरेंट जिस दिन किस्में हमारी 2 आ गई हैं, आने वाले समय में उसका समावेश सीधी बुआई के लिए और इन सब चीज़ों का हो जाएगा। तो मैं बड़े उससे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी किसानों की आय निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा और आय दोगुनी हो जाएगी। धान की फसल की सीधी बिजाई में 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। पहला तो खरपतवार नाशी का सही समय पर प्रयोग और दूसरा फसल की बीमारियों से सुरक्षा। इस बारे में क्या है विशेषज्ञ की राय, आइए जान लेते हैं। सीधी बुआई के लिए हम लोग ये वैरायटी लिए है 1850 और इसके साथ साथ हम लोग ट्रांसप्लांटिंग भी किए हैं 1850 को। ये 1850 जो वैरायटी है वो 145 से 150 दिन की लंबी दिन की वैरायटी है। तो इसको बाद में हम लोग जैसे मैनेज करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के जैसे कि फोल्डर्स हो गया, फिर जैसे कि दूसरा अगर जो BLB वगैरह जो भी डिसीज़ आ जाती है टाइम टू टाइम 60 से 75 दिन के बाद फिर BLB का भी इन्फेस्टेशन दिखता है, फिर उसको भी फंजीसाइड से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और दूसरे फंजीसाइड बैस्टिन से मिक्स करके हम लोग स्प्रे कर लेते हैं। वो बेस्ड ऑन देखते हैं कि कितना उसका इन्फेस्टेशन बेस्ड ऑन दैट इन्फेक्शन कितना है, उस हिसाब से हम लोग घोल बना के उसको स्प्रे करते हैं। और उसके बाद बोरर का इन्फेस्टेशन आ जाता है 80 to 95 डेज़ के बीच में, बीच में आते रहता है बोरर। तो बोरर के लिए हम लोग भी जो लैम्डा साइक्लोथ्रिन और जो क्लैरन ट्रानिड लाइप्रोल का स्प्रे करते हैं। तो उसका जो अलग अलग
इसमें नाम से आता है मार्केट में, मगर हम लोगों को पहले चूज करना है कि उसमें कौन सा केमिकल है। उस केमिकल के हिसाब से हम लोगों को उस दवाई को लेना है और रिकमेंडेड जितना है उतना ही करना है, जितना ज़्यादा नहीं करना है। और फर्टिलाइज़र जो खाद वगैरह है, जो खाद डालते हैं हम लोग, उस खाद को कंट्रोल करना है। पहले बेसल डोज डाल दीजिए, उसके बाद जो हम लोग स्प्लिट डोज डालते हैं जब रिक्वायरमेंट है, जब पीलापन आ रहा है थोड़ा थोड़ा पौधे में, तभी हम लोग को खाद डालना है। और पानी उतना ही डालना है जितना जो DSR है, तो उसमें थोड़ा भी नमी है तो ठीक है। अगर पूरा ज़्यादा सूखने भी ना दे DSR फील्ड को, ज़्यादा सूखने से क्या होता है कि वो स्टंटेड हो जाता है और उसका जो यील्ड है वो कम हो जाती है। और ऐसे ही दूसरे जो बाली आने के बाद, बाली आने से पहले जो बाली जो गोद में होती है, तब हम लोग जो प्रोपेकोनाजोल का एक स्प्रे लेना है। उसको मार्केट में टिल पोल्ड के आता है, बट अलग अलग नाम से भी आता है। तो टिल्ट का एक स्प्रे कर लेंगे तो वो जो भी फंगल डिसीज आता है बाली के आने के बाद वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाली आने के बाद और हम लोग ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि हॉपर आ जाता है, तो हॉपर आ जाता है तो बाली आने के बाद हॉपर का जो मात्रा है बहुत फास्ट बढ़ जाता है। तो हॉपर के लिए अगर आने का चांसेस है तो इमीडिएटली हम लोग को खेत से पानी निकालना है। और खेत से पानी निकालने के बाद एक बार जो ट्राइफ्लूज़ोस्पाइरम का स्प्रे करना है। सो पेक्जोलान के नाम पे भी मिलता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग BPH के लिए रेकमेंड किया गया है। और शीत ब्लाइट वगैरह अगर आती है, अगर मौसम के हिसाब से देखेंगे, अगर मौसम अगर थोड़ा सा हल्का नमी है और बादल छाए हुए हैं उस समय है, तो बहुत सारे बैक्टीरियल और फंगल डिसीज़ आने का चांसेस है। जो फंगल डिसीज़ अगर आ जाता है उस टाइम में तो थोड़ा ध्यान में सावधानी रखना पड़ता है। जब आता है कोई भी अगर, तो एक बार जो कोई भी ब्लाइट आती है, कोई भी शीत ब्लाइट आती है या ब्लास्ट आ जाता है, तो हम लोग जो है ना जो फेनोकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का स्प्रे करना चाहिए। सो मार्केट में नेटियो के हिसाब से नाम पे भी मिलता है, बट केमिकल नाम के नाम देख के ही आपको परचेज करना है, क्योंकि अलग कंपनी का तो अलग अलग होता है। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट हमारा पशुधन के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। गिरगाय हमारे देश के अर्ध शुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए पशुपालकों की पहली पसंद है। जहां इसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है, वहीं इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी गजब की होती है। गिरगाय का नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र गुजरात में सौराष्ट्र के राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ,
भावनगर, अमरेली जिलों में है। इसकी लोकप्रियता राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर ब्राजील तक फैली है। इसके मुख्य रूप से 2 नस्लें प्रचलित हैं। पहली स्वर्ण कबिला और दूसरी देवमणि। जो भी पशुपालक गिरगाय पालन में रुचि रखते हैं, उनको गाय या इसकी बछड़ी लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे गाय की पहचान आसानी से की जा सके। तो आइए जानकारी लेते हैं गिरगाय पालक मुंडका के रमेश शर्मा से। मेरा नाम रमेश शर्मा है। वैसे बेसिकली तो मैं हिमाचल से हूँ और वहाँ पे तो बचपन में क्या है कि देसी गाय पालते थे, मगर बाद में दूध के लालच में लोगों ने अंग्रेजी गाय जो है वो ख़रीदनी चालू कर दी। जबकि देसी गाय का मैं सबसे बड़ा गुण बताना चाहता हूँ कि दूध तो पौष्टिक है ही है, घी भी इसका सबसे बढ़िया होता है और मेडिसिन के लिए भी इसका दूध या घी जो है वो सबसे बढ़िया है। और उसके साथ साथ मैं ये बताता हूँ कि ये खाने में भी उतना ही खाती हैं जितना ये पचा सकती हैं। अंग्रेजी गाय जो है उसको आप डालते जाइए वो खाती जाएगी और गोबर में निकालती जाएगी, तो उसके कारण क्या है उसका हाजमा भी ठीक नहीं रहता और वो बीमार होने की भी उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये खाती हिसाब से हैं और उसी हिसाब से इसको बीमारी भी कम लगती है। तो इस करके मैं तो कहता हूँ कि देसी गाय पालनी चाहिए। अभी जहाँ से ये तो दिल्ली है, जहाँ से हम ले जाके बछिया वगैरह जितनी भी हैं हमने हिमाचल में भी बहुत लोगों को दी है और फ्री में दी है कि इनको पालिए आप, ताकि आगे से इनका वंश भी बढ़ता जाए और देसी गाय का दूध भी लोगों को मिलता जाए। और बहुत सारे प्रेमी हैं जिन्होंने मांग के लिए हैं, इवन कईयों को हम बछिया नहीं दे पाए तो लोगों ने इसके बछड़े को भी मांगा, तो हमने बछड़े भी बांटे हैं उनको और किसी से कोई पैसा नहीं लिया, इवन वहाँ तक पहुँचाने का भी खर्चा किया है। मौसम के अनुसार तो क्या है कि अंग्रेजी गाय को हमने देखा है कि आपको कूलर भी लगाना पड़ेगा, सारे बंदोबस्त करने पड़ेंगे, बिना पंखे के आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। और सर्दियों में जो है उसकी और ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, उसको सर्दी भी ज़्यादा लगती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है। अभी ये दोपहर तक जो है 12-1 बजे तक ये धूप में घूमती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनके किसी भी मुंह में से देखिए, आपको झाग नहीं निकल रही होगी, धूप नहीं निकल रहा होगा। मगर अंग्रेजी गाय को आप देखोगे वो हाँफती हुई मिलेगी आपको। तो हाँफती क्यों है? क्योंकि उसके शरीर की शक्ति जो है सहन करने की वो नहीं है। अगर उसके शरीर की शक्ति सहन करने की नहीं है तो उससे पैदा हुआ जो दूध है या दही है, घी है, उसमें कितनी शक्ति होगी उसका अंदाज़ा भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं कि जिसको भी कोई तकलीफ़ होती है तो वो बोलता है कि भाई मेरे को देसी गाय का घी ला दो। मेरे से कई हैं पहचान वाले जिन्होंने बोला दवाई खानी है तो गिर गाय का घी ला दो, तो उनको घी देते हैं। तो अगर दोनों का अगर बराबर का असर हो तो कोई भी देसी घी का उपयोग नहीं करेगा। बाकी ये साइंटिफिक रीज़न है कि A2 मिल्क है, B2 मिल्क है, जो भी है वो तो साइंस बोलती है। A2 मिल्क तो देखिए जो साइंस के मुताबिक जो टेस्ट करते हैं उन्होंने एक ग्रेड दिया हुआ कि A2 मिल्क जो है वो सबसे बढ़िया है, उसमें हर चीज़ में फ़ायदा देता है। मतलब उसका देखिए दूध भी बढ़िया होगा तो उसका दही भी बढ़िया बनेगा, उसका लस्सी भी बढ़िया बनेगी, उसका जो है वो घी तो उत्तम रहेगा। तो A2 का तो ये हो गया। मगर मैं कहता हूँ कि A2 तो पढ़े लिखे के लिए हो गया, मगर अनपढ़ लोग भी बोलते हैं कि कोई दवाई खानी है आपने तो देसी गाय के दूध के साथ खाइए। और देसी गाय के दूध में हमने जहाँ तक सुना है वो सबसे उत्तम जो है वो गिर गाय ही है। इस तरह पशुपालक सही गिर गाय की पहचान कर अपने पशुधन में तो इजाफा कर ही सकते हैं, साथ ही उत्पादन बढ़ाकर मोटा लाभ भी कमा सकते हैं। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा।
बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर PPR का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। HS या BQ की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशु के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। जैविक खेती यानी कि जीरो बजट खेती, जिससे न केवल पर्यावरण बल्कि किसानों को भी लाभ मिलता है। इसलिए हमारे किसान अब धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बार फिर से जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जो कि दिल्ली जैसे शहर में रहकर जैविक खेती का परचम लहरा रहे हैं। जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कृषि की इस विधा में प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल कर खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य को शुद्ध रखा जाता है, जिससे किसान की जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। इस जीरो बजट खेती को करके दिल्ली दरिया कला के किसान सत्यवान कई गुना लाभ कमा रहे हैं। साथ ही सत्यवान अंतर फसलें उगाकर न सिर्फ खेत का सही उपयोग कर रहे हैं बल्कि ऐसा करके बाकी किसानों के सामने खेती का सही उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। किसान सत्यवान मानते हैं कि गन्ने के साथ अंतर फसल लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे खेत के हर हिस्से का सही इस्तेमाल तो होता ही है, साथ ही पैदावार भी अच्छी मिलती है। सत्यवान ने फिलहाल गन्ने की फसल के साथ प्याज की खेती की। जब प्याज की फसल तैयार हो गई तो सत्यवान ने मूंग लगा दी। फसल कटाई के बाद निकले फसल अवशेषों को सत्यवान जी मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे गन्ने की फसल को जैविक खाद मिल सके। इसके अलावा सत्यवान अपनी फसलों में जीवामृत, गोबर की खाद और गौमूत्र से बने कीटनाशक का ही इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि इससे उनकी फसल सामान्य फसल की तुलना में ज्यादा तेजी से विकास करती है। मूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में जो
ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के ज़रिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। जैविक रूप से तैयार गन्ने की फसल को सत्यवान मिल में ना ले जाकर अन्य तरीके से बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। वो कहते हैं कि किसान अपना बाजार खुद तैयार करता है। ये किसान पर निर्भर करता है कि वो अपनी उपज को किस रूप में बेचना चाहता है। सत्यवान ने गन्ना की उपज का बाजार मूल्य किस तरह से निकाला, आइए समझते हैं। मिल में 1.25 लाख रुपए में, जूस वाले को 3 लाख रुपए का, सिरका 100 रुपए प्रति लीटर और फसल अवशेष पशु आहार के रूप में। इस तरह किसान अपनी फसल का मूल्यवर्धन कर कई गुना लाभ कमा सकते हैं। साथ ही जैविक खेती कर कृषि में होने वाले व्यय को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की सलरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं, क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का, जवार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना DAP, ना यूरिया, ना और कोई केमिकल, कुछ कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की सलरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो है शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए आप टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब देखते रहिए दूरदर्शन किसान और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।